द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय सेनाध्यक्ष के द्वारा साइबर स्पेस ऑपरेशंस के लिए भारत का पहला संयुक्त सिद्धांत ज्वाइंट डॉक्ट्रिन जारी किया गया है। इस ढंग के एक डॉक्ट्रिन की अभी तक कमी थी भारत को, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आज हम इसी को देखेंगे। चलिए देखते हैं। भारत के CDS जनरल अनिल चौहान ने साइबर स्पेस ऑपरेशंस के लिए भारत का पहला संयुक्त सिद्धांत जारी किया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि आधुनिक युद्ध में साइबर स्पेस एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। साइबर स्पेस समझते होंगे कि साइबर की दुनिया में जो क्राइम बढ़ रहे हैं या ढेरों प्रकार के हैकिंग के भी कई सारे तरीके आ चुके हैं, तो इससे संबंधित खतरों को देखते हुए ही CDS के द्वारा यह सिद्धांत जारी किया गया है। तो आइए पहले देखते हैं कि साइबर युद्ध क्या होता है। साइबर युद्ध साइबर स्पेस में राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँ हैं, जो या तो किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बनती हैं या किसी राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ खतरे के जवाब में संचालित की जाती हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई राष्ट्र खतरे में होता है या वो राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए इस टाइप के कार्य किया करता है। बचाव में भी वो अपने जो भी मान लीजिए रक्षा क्षेत्र हैं, तो रक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उसके साइबर पे कोई अटैक होता है या गृह मंत्रालय के साइबर पे कोई अटैक होता है, तो उसके बचाव के लिए ढेरों प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। तो अपने तरीके को पहले तो बचाव करेंगे, बचाव के बाद फिर आक्रामक नीति में भी कई सारे देश, जैसे मान लें कि कोई चीन या पाकिस्तान कोई देश भारत पे आक्रमण करता है साइबर वाला, साइबर हैकिंग से जुड़ा हुआ, कई बार ऐसा हो भी चुका है। तो बचाव में भारत के द्वारा भी अटैक किया जाएगा, यही युद्ध कहा जाता है। युद्ध के पारंपरिक क्षेत्रों भूमि, समुद्र और वायु में क्षेत्रीय सीमाओं के विपरीत साइबर स्पेस एक वैश्विक आम क्षेत्र है, इसलिए इसकी साझा संप्रभुता है। साइबर स्पेस में शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियाँ राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, सामंजस्य, राजनीतिक निर्णय लेने और खुद का बचाव करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। साइबर युद्ध के प्रकार देख लें तो पहला है साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद। साइबर आतंकवाद का मतलब है कि एक डर पैदा करने के लिए जब कोई अटैक किया जाता है, कोई देश किसी को अपने डर से झुकाना चाहता है, तो वो साइबर आतंकवाद है, उसके तहत आता है। इसका उद्देश्य होता है दहशत पैदा करना। इसे सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक, राजनीतिक या इसी तरह के उद्देश्यों से नुकसान पहुंचाने और आगे बढ़ाने के इरादे से विघटनकारी गतिविधियों का पूर्व नियोजित उपयोग माना जा सकता है। यानी कि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से किया जाता है साइबर आतंकवाद में। साइबर धोखाधड़ी, ये तो आम दिनों अभी भी आप देखते होंगे कि आपके अकाउंट वगैरह में कई बार धोखाधड़ी, फ्रॉड वगैरह के कई प्रकार के आपके अकाउंट नंबर पूछ लिए जाते हैं या आपका फ़ोन नंबर या आपके पासवर्ड वगैरह पूछ करके आपके मोबाइल से सारे आपके अकाउंट सारे खाली कर दिए जाते हैं। तो ये सब एक साइबर फ्रॉड है और इसके भी कई सारे टाइप्स आ चुके हैं। तो ये भी एक साइबर युद्ध का प्रकार है। साइबर जासूसी का मतलब है कि एक आपके कंप्यूटर में कोई भी बग इंस्टॉल कर दिया जाएगा और फिर आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में जो भी जानकारी है उसको हासिल कर लिया जाता है। जैसे पेगासस टाइप के आप कह सकते हैं, पेगासस जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और जासूसी कराई जाती है एप्लीकेशंस के माध्यम से भी। और साइबर स्टॉकिंग या धमकाना, साइबर हमले जो व्यवसाय या सरकार के बजाय व्यक्तियों को डराने धमकाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो ये स्टॉकिंग है। साइबर हमलों के लिए भारत कितना असुरक्षित है, इसको देखें तो ये 2023 में भारत ने प्रति संगठन 2138 साप्ताहिक साइबर हमले दर्ज किए गए हैं, जो 2022 से 15% की वृद्धि है। यानी कि अगर साल दर साल 15% की भी ग्रोथ है इस क्षेत्र में खतरों की, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन करके उभरेगा आने वाले समय में। इसलिए भी इस ढंग के एक डॉक्ट्रिन की ज़रूरत थी। भारत को ताइवान के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा सबसे अधिक लक्षित राष्ट्र बनाता है। यानी कि एक ताइवान है खतरे में, जो चीन के लिए टारगेट में है, और एक भारत है। तो भारत तो टारगेट में पाकिस्तान भी रखता है, चीन भी रखता है, और कई सारे देश धीरे धीरे करके भारत को टारगेट करते रहते हैं। साइबर सुरक्षा की चुनौतियों में देखें तो साइबर खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, अनुसंधान एवं विकास और बजटीय आवंटन की कमी है। ये इस वजह से भारत में इसको लेकर के अभी तक कोई मजबूत ढांचा तैयार नहीं हुआ है साइबर सुरक्षा को लेकर के। बाकी देशों में जैसे हैं, अमेरिका वगैरह में जिस ढंग से व्यवस्था है, भारत में उस ढंग की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। भारत के बाहर होस्ट किए गए सर्वरों से उभरा खतरा। होस्ट किए गए सर्वर का मतलब होता है कि जैसे कि मान लें व्हाट्सएप है या फेसबुक है, इसके जो सर्वर हैं ये दूसरे देशों में हैं, और दूसरे देशों में है तो सारे डाटा
दूसरी जगह इकट्ठे हैं, वो भविष्य में खतरा बन सकते हैं। आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी उत्पादों द्वारा उत्पन्न चुनौती, जैसे चीन से हम कोई सामान मंगाते हैं या कहीं से कोई मंगाया जाता है, मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो उसमें पहले से प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इसलिए भी ये खतरा एक काफ़ी गंभीर बना हुआ है। आगामी प्रौद्योगिकी जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि, ये सब जो नई नई प्रौद्योगिकियाँ आ रही हैं, इसमें भी भारत में रिसर्च बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए भी इससे जुड़े हुए सुरक्षा उपाय अभी तक डेवलप नहीं हो पाए हैं। ये भी भारत की एक चुनौती है। साइबर सुरक्षा और निजता के अधिकार आदि के बीच संतुलन, यानी कि साइबर सुरक्षा भी और निजता के अधिकार का भी उल्लंघन ना हो, इसके बीच संतुलन काफ़ी चुनौती होता है। कई बार कई अधिकारियों के द्वारा लोगों के लैपटॉप पे ज़बरदस्ती कब्जा करना या लोगों के ईमेल को किसी भी प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती जांच में लाना, ये सब एक निजता के अधिकार का उल्लंघन भी है। तो कब निजता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और कब नहीं हो रहा है, इसमें एक लाइन खींचना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि अगर उसे नहीं ये किया गया तो देश के लिए खतरा हो सकता है, और अगर किया जा रहा है तो वो निजता के अधिकार का हनन है। तो ये एक चुनौती है। भारत सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं अभी तक का, उसको देखें तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT या भारत के साइबर स्पेस में घटना प्रतिक्रिया, भेद्यता प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है, यानी कि भारत में इस ढंग के कुछ कार्य किए जा रहे हैं। साइबर सुरक्षित भारत, इस नवीनतम साइबर अपराधों और भारत की साइबर सुरक्षा चुनौतियों के बारे में अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है ये साइबर सुरक्षित भारत जागरूकता अभियान है। साइबर सुरक्षा केंद्र यह मैलवेयर विश्लेषण के लिए निःशुल्क उपकरण प्रदान करता है और सिस्टम और उपकरणों की सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 यह एक सुरक्षित साइबर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य सूचना एवं अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना है। NCIIPC देश में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना केंद्र की स्थापना की गई है, यानी कि कुछ उपाय किए गए हैं भारत में। भारतीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र I4C, C से साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये 4C है, एक C यहाँ है, दूसरा C यहाँ, तीसरा C यहाँ, चौथा C यहाँ है, तो इसलिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये I4C। केंद्र सरकार ने देश में साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों को व्यापक और समन्वित तरीके से संभालने के लिए I4C की स्थापना के लिए एक योजना शुरू की है। अब देखें कि ये पहला संयुक्त सिद्धांत लाया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, यानी कि पृष्ठभूमि क्या है इसकी। तो चीन ने साइबर युद्ध के क्षेत्र में बड़ी क्षमताएं विकसित की हैं। चीन अगर कहा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा साइबर क्राइम का सेंटर बनता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े हैकर्स भी चीन से ही ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि वहाँ इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे रिसर्च हो रहा है और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी तेज़ी से वहाँ डेवलप हो रहा है, जिसमें विरोधी की सैन्य संपत्तियों और रणनीतिक नेटवर्क को नष्ट करने के लिए साइबर हथियार शामिल हैं। भारत इस क्षेत्र में बहुत पीछे है। सरकार ने 2019 में सशस्त्र बलों की इच्छा के अनुसार पूर्ण विकसित साइबर कमांड के बजाय केवल एक छोटी सी त्रिसेवा रक्षा साइबर एजेंसी के निर्माण को मंजूरी दी थी, यानी कि एक कहें कि निराशाजनक प्रदर्शन कह सकते हैं भारत की तरफ से। साइबर स्पेस संचालन के लिए एक नए संयुक्त सिद्धांत का निर्माण, यह सिद्धांत ऐसे समय में आया है जब सेना साइबर स्पेस डोमेन को संभालने के लिए अपने 6 परिचालन या क्षेत्रीय कमांड में से प्रत्येक में समर्पित विशेष इकाइयों का संचालन कर रही है। तो सेना पहले से अपनी तैयारी बनाए हुए है। यह सिद्धांत वर्तमान जटिल सैन्य परिचालन वातावरण में साइबर स्पेस संचालन की योजना बनाने और संचालन करने में तीनों सेनाओं का मार्गदर्शन करेगा। यह सेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा सक्रिय रूप से अपनाई जा रही एकीकरण की चल रही प्रक्रिया को गति देगा, इसलिए सिद्धांत लाया जा रहा है। सिद्धांत का महत्व क्या है, तो यह सिद्धांत साइबर स्पेस संचालन के सैन्य पहलुओं को समझने पर जोर देता है। साइबर स्पेस में संचालन की योजना बनाने और संचालन के कमांडरों, कर्मचारियों, चिकित्सकों की वैचारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है और सभी स्तरों पर भारतीय युद्ध सेनानियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। तो ये इसलिए ज़रूरी है, ये सिद्धांत जॉइंट डॉक्ट्रिन भारत का आने वाला है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके सारे पॉइंट्स याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।